नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हमने प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन देखे हैं और वैसे भी ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं अरेबियन सी में एक साइक्लोन यानी कि चक्रवात आया है जिसका नाम है बिपर जॉय। अब ये पूरा चक्रवात क्या है, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का ये जो नाम है, ये नाम आखिर कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। और एग्जाम के लिए इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं मेंस 2022 का अगर मेंस उठाकर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो मेंस है वो पूरा कॉन्टेक्सचुअल होता है या फिर मेंस के अंदर सवाल जो पूछते हैं ओपिनियन बेस्ड पूछते हैं। आप देख सकते हैं प्योरली एक फैक्चुअल क्वेश्चन मेंस में पूछा है। जिसको आता है वो आंसर कर देगा और जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, यानी कि आमतौर पर लोगों को इसके बारे में पता रह सकता है। इसमें पूछा गया है कि भाई हमें बताना है कितने प्रकार के कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है आईएमडी के द्वारा जब वो साइक्लोन यानी कि चक्रवात की वार्निंग इशू करता है। ठीक है, उसके अलावा प्रीलिम्स 2020 के अंदर भी साइक्लोन्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही साइक्लोन्स पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट ये पार्ट है किसका, अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो साइक्लोन शब्द यहां पर सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है। उसके अलावा साइक्लोन एक तरह से डिजास्टर का भी रूप ले लेता है जब बहुत ज्यादा नुकसान हमारा होता है। वैसे एक नेचुरल फिनोमिना है लेकिन इंसान के नजरिए से ये एक तरह से डिजास्टर से कम नहीं होता। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी नेचुरल कैलेमिटीज की अगर बात करें तो वहां पर आपको साइक्लोन्स कवर होता हुआ नजर आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। अब ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये बना है अरेबियन सी में और इसका पाथ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पाथ आप देख सकते हैं, आईएमडी ने ये पाथ इसका बताया है और लगभग पाकिस्तान या फिर ओमान पर जाकर ये टकरा सकता है। ठीक है, इसका जो पाथ है अभी तक इससे ये बताया जा रहा है कि ओमान या फिर पाकिस्तान पर जाकर ये टकरा सकता है। और इस साइक्लोन की ये एक सिवियर साइक्लोन है। सिवियर साइक्लोन यानी कि एक अच्छी खासी इसमें हवा की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए अनअकैडमी ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर चुका है जिसमें अभी यहाँ पर ऑल स्टार बैच चल रहा है। इसके अंदर अगर आपको 72,000 में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू सभी की सारी स्टेजेस की यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ में यहाँ पर ईएमआई भी अवेलेबल है, मेंटोरशिप आपको यहाँ पर दी जाएगी, 1-on-1 टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली में अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो दिल्ली में भी सेंटर अनअकैडमी का है, यहाँ पर भी आप कोर्स देख सकते हैं। साथ ही में ऑप्शनल के बैचेज, हर तरह के ऑप्शनल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए यानी कि थोड़ी और आपको छूट चाहिए तो आप टेस्ट दे सकते हैं स्कॉलरशिप लेकर। और यहां पर अगर आपका स्कोर अच्छा होगा आपकी रैंक के हिसाब से अप टू 90% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, और दोस्तों आज शाम से मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट करने जा रहा हूं यूपीएससी के लिए। अनअकैडमी ऐप पर मेरी लाइव फ्री क्लासेस रोज होगी मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे अगर आपको अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना है फ्री क्लासेस के लिए, अभी फिलहाल मैं वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करूंगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के उनको पढ़ेंगे हम साथ में। और साथ ही में जो अनअकैडमी का प्लस कोर्स है उसमें भी मैं 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर करने जा रहा हूं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे। और फ्री क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है, बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी ये, शाम को 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो एसएम के लाइव कोड आप अप्लाई कर सकते हैं अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना है तो। ठीक है, वार्निंग इशू की है वर्ल्ड लेवल पर, जो वार्निंग इशू हुई है इस साइक्लोन की, ये किसने की है? ये वार्निंग इशू की गई है जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के द्वारा। जॉइंट टाइफून वार्निंग जो सेंटर है ये किसका है? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की एक एजेंसी है जो कि एक कंबाइंड एजेंसी है किसके लिए? एयरफोर्स और नेवी के लिए। ठीक है, और इसकी कमांड है वो कहां पर है? हवाई के पर्ल हार्बर में। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको यहां पर कहीं पे दिख रहा है जो वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वार्निंग इशू की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी फोटो में देख सकते हैं। और ये क्या है ये भी हम समझ चुके हैं। और ये वार्निंग इश्यूज करता है कहाँ के लिए? पैसिफिक, नॉर्थ, साउथ और इंडियन ओशन के लिए। ये जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, डिफेंस डिपार्टमेंट की, ये
वार्निंग जारी करता है। इंडिया में जो वार्निंग इशू करता है कौन करता है? आईएमडी करता है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर अभी हमने मेंस में क्वेश्चन देखा। तो इंडिया में वार्निंग यहां से जारी की जाती है और ये कहां पर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इस समय कौन मिनिस्टर हैं जो इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, इस मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आईएमडी आता है, जो कि साइक्लोन के लिए इंडिया में वार्निंग इश्यूज करता है। ठीक है, और ये फिर से आप यहां से अब आंसर कर सकते हैं। जो कलर कोड्स पूछे गए थे कि भाई साइक्लोन के कौन से कलर कोड्स जारी किए जाते हैं जब वार्निंग इशू की जाती है, तो देख सकते हैं कि भाई जब सिर्फ अपडेट लेनी है तब येलो और ऑरेंज कलर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और अगर रेड है तो इसका मतलब सिवियर यहां पर डैमेज हो सकता है, साइक्लोन स्ट्रांग है। अथॉरिटीज को, सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, और रेड कलर की वार्निंग यहां पे जारी की जाती है एक्शन लेने के लिए। और अगर कुछ भी समस्या नहीं है, वेदर एकदम साफ है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो ग्रीन यहां पर वार्निंग हमेशा रहती है, ग्रीन कलर की, यानी कि इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आईएमडी जब वार्निंग इशू करता है तो 4 स्टेजेस में आईएमडी वार्निंग को इशू करता है साइक्लोन के लिए। ठीक है, एक होती है प्री साइक्लोन वार्निंग, जो कि यहां पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है 4 स्टेज में, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल जिस तरह से पूछता है वो डिटेल में चला जाता है और आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि 4 स्टेज में करता है, 3 स्टेज में करता है। ठीक है, और यहां पर 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, 4 स्टेज में करता है। ठीक है, तो प्री साइक्लोन 72 घंटे पहले, उसके अलावा सेकंड स्टेज होती है साइक्लोन अलर्ट 48 घंटे पहले, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि थर्ड स्टेज जो होती है 24 घंटे पहले ये वार्निंग इशू होती है थर्ड स्टेज की, जिसके अंदर लैंडफॉल पॉइंट यानी कि 24 घंटे पहले ये पता चल जाता है कि साइक्लोन लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां जा सकता है, जैसे अभी अंदाजा लगाया जा चुका है कि यहां जा सकता है, प्रोबेबिलिटी एकदम बिल्कुल ये एकदम पुख्ता तौर पर नहीं कहा जाता, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है 24 घंटे पहले कि कौन सी जगह पर जमीन के किस हिस्से को जाके साइक्लोन हिट करेगा और टच करेगा। ठीक है, तो लैंडफॉल पॉइंट जो बताया जाता है ये कब बताया जा सकता है? सिर्फ 24 घंटे पहले, यानी कि थर्ड स्टेज की वार्निंग में। उसके बाद चौथी स्टेज की वार्निंग जब जारी की जाती है जब लैंडफॉल हो चुका होता है, तो पोस्ट लैंडफॉल के बाद की फोर्थ स्टेज की वार्निंग होती है। अब ये जो फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं इसका क्या कारण है? दोस्तों, जो अरेबियन सी है वो कंपैरेटिवली उसका जो टेम्परेचर है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल से थोड़ा कम रहता है, यानी ठंडा रहता है, और साइक्लोन्स के चक्रवात के बनने के लिए लगभग 27 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो अरेबियन सी है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है बे ऑफ बंगाल से। तो यहां पर होता क्या है, आमतौर पर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं, वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और अरेबियन सी में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती है। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि भाई अरेबियन सी में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दिनों में। पहले साइक्लोन कम आते थे, अब ज्यादा आने लग रहे हैं। ठीक है, और यह बताया जा रहा है कि ये आखिर हो क्यों रहा है? ये आखिर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो सरफेस का टेम्परेचर है अरेबियन सी में वो बढ़ रहा है, साथ ही में उसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर भी काफी ज्यादा अवेलेबल हो जाता है, जो कि साइक्लोन बनने की अच्छी कंडीशन होती है। तो और ये सारा फिनोमिना क्यों हो रहा है कि सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर अवेलेबल हो रहा है? क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके पीछे बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कारण हो सकता है कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है और मॉइस्चर अवेलेबल हो रहा है, इसलिए यहां पर अरेबियन सी में फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आप यहां देख सकते हैं जो पुराना डेटा है, अगर उसके हिसाब से देखें, अगर पुराने डेटा के हिसाब से देखें तो 4 साइक्लोन जब बे ऑफ बंगाल में आते थे तब एक साइक्लोन आता था अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में एक साइक्लोन आता था और बंगाल की खाड़ी में 4 साइक्लोन आते थे। ये रेशियो चेंज हो चुका है। अब कब का डेटा अगर बात करें, 2001 से 2020 के डेटा को अगर देखें, तो अब हालत यह है कि बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन जब आते हैं तो अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में 2 साइक्लोन, यानी कि अरब सागर के अंदर फ्रीक्वेंसी साइक्लोन्स की बढ़ गई है।
पहले से ज्यादा आ रहे हैं, कारण ग्लोबल वार्मिंग यहां पर हो सकता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है दोस्तों? साइक्लोन क्या है? एक लो प्रेशर एरिया होता है। साइक्लोन अरब सागर में है, ठीक है। अरब सागर के अंदर आपको साइक्लोन नजर आ रहा है, ठीक है। ये अरब सागर में यहां पर साइक्लोन है। मॉनसून की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरह से मॉनसून की हवाएं आती है। तो मॉनसून की हवाओं को आना था भारत में केरला की तरफ, लेकिन यहां पर लो प्रेशर है, तो यहां पर लो प्रेशर क्या करेगा? इन हवाओं को, इन बादलों को, मॉनसून के बादलों को अपनी तरफ ये चक्रवात खींच लेगा, जिससे क्या होगा? इंडिया का जो मॉनसून का अराइवल है, यानी कि मॉनसून जो आना है केरला में, वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। क्यों? इन लो प्रेशर कंडीशंस की वजह से। साथ ही में मॉनसून जब शुरुआती दौर में आए तो हो सकता है उतने स्ट्रांग तरीके से ना आ पाए, क्योंकि उसका मॉइस्चर जो है, उसके बादल खींच लिए गए साइक्लोन के तरफ। लेकिन एक बार मॉनसून आएगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन जब साइक्लोन शांत हो जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद ही पूरे भारत में मॉनसून अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये यहां पर कहा गया है कि इंपैक्ट मॉनसून पर यह पड़ सकता है कि जो अराइवल है वो थोड़ा वीक हो सकता है, और जैसे ही साइक्लोन डिसिपेट होगा, जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद आगे मॉनसून बढ़ेगा। और साइक्लोन्स यहां पर हमने नाम देखा कि बिपरजॉय। आखिर इनका नाम क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, WMA कहता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर एक से ज्यादा, एक रीजन में एक से ज्यादा साइक्लोन बन सके, ठीक है। ऐसा हमने देखा भी है। एक रीजन में एक से ज्यादा साइक्लोन बन सके, तो उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर नाम रखना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि इनको अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लोन की आखिर नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया में आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेगी 5 बॉडीज देखने को मिलेगी, 5 बॉडीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, जिसमें से एक मुख्य बॉडी है। कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी है? WMO और एस्केप, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। ये एक बॉडी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। WMO और एस्केप की एक जॉइंट एस्टैब्लिश बॉडी है, जिसने एक पैनल एस्टैब्लिश करा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैनल, इन 1972। ये पैनल, इस पैनल के अंडर, ये पैनल क्या करता है? साइक्लोन की सेफ्टी देखता है इस रीजन में, किसमें? इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन के अंदर। और इस पूरे रीजन के अंदर, इन पूरे रीजन के अंदर स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, जैसे इंडिया की तरफ से है IMD, ठीक है। इंडिया की तरफ से है IMD। तो यहां पर अगर बात करें, जितने भी ये रीजन है, इसमें जो कंट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कंट्रीज अपनी तरफ से नाम सजेस्ट करती हैं, अपनी तरफ से नाम सजेस्ट करती हैं साइक्लोन्स के, कुछ पहले से ही एडवांस में नाम सजेस्ट करती हैं, ठीक है। और ये नाम किनको दिए जाते हैं? ये नाम दिए जाते हैं WMO एस्केप पैनल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये जो पैनल बना है हमारे रीजन के लिए, इंडियन ओशन के रीजन के लिए, इनको ये नाम, कुछ नाम एडवांस में दिए जाते हैं। अब ये चीज कब डिसाइड हुई? तो सन 2000 में ये चीज डिसाइड हुई कि 8 कंट्रीज जो हैं, इन्होंने ये डिसाइड करा। ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन 8 कंट्रीज ने डिसाइड करा सन 2000 में कि हम किसको, WMO और एस्केप पैनल को, यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल को कुछ एडवांस में नाम सजेस्ट करेंगे। तो 8 कंट्रीज कितने नाम देती थी? ईच कंट्री देती थी 8 नाम, तो टोटल 64 नाम चले जाते थे। और जैसे जैसे साइक्लोन आते थे, एक के बाद एक इस लिस्ट में से साइक्लोन को वही नाम दिए जाते थे जो ये कंट्री ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी है। यानी 8 कंट्रीज, हर कंट्री 8 नाम देती थी, तो टोटल 64 नाम हो जाते थे। अब 2020 में क्या हुआ है? 2020 में इस 8 लिस्ट, जो 8 कंट्रीज हैं, इनमें 5 कंट्रीज और जोड़ दी गई है, ठीक है। 5 कंट्रीज कौन सी है? आप यहां पर देख सकते हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद UAE और यमन। ये 5 कंट्रीज, यानी कि अब टोटल 13 कंट्री हो गई। तो टोटल 13 कंट्री हो चुकी हैं। तो अब हर कंट्री 13 नाम सजेस्ट करती है, साथ ही में 13 कंट्रीज हैं। तो अब टोटल जो लिस्ट बनती है उसमें 169 नेम्स होते हैं। यानी कि अब जो नेमिंग होती है 2020 के बाद साइक्लोन्स की इंडियन ओशन रीजन में, उसमें 13 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होता है। वो कंट्रीज नाम देती हैं और एक लिस्ट बनती है जिसमें 169 टोटल नाम होते हैं। जैसे जैसे साइक्लोन आता जाएगा, वैसे वैसे लिस्ट में से एक के बाद एक नाम साइक्लोन को दे दिया जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, पहले 8 कंट्रीज हुआ करती थी, अब 13 हो चुकी हैं 2020 के बाद। एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इसी न्यूज से जुड़ा हुआ है। बताएंगे कि भाई ये जो नाम है बिपरजॉय साइक्लोन का, ये जो नाम है, ये कौन सी कंट्री ने दिया है, ठीक है।
ये नाम कौन सी कंट्री ने दिया है? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो बांग्लादेश ने इस साल का ये जो नाम है, ये जो आया है, ये दिया है। और इस साल का अरब सागर में पहला साइक्लोन है, तो बांग्लादेश ने इसकी नेमिंग की है लिस्ट के हिसाब से, जिस लिस्ट की हमने बात की। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पूरी वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझ आई किस तरह से टॉपिक्स लिंक हुए हैं और आने वाले समय में कैसे हमें टॉपिक्स को लिंक करना है। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।